हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फॉर्मेट्स थे उन फॉर्मेट्स को कंसीडर किया था। मैंने वो सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको बनाकर बता दिए थे कि किस तरीके से फॉर्मेट होने वाले हैं और किस तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन होने वाला है। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो उन फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पुटअप होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे पुटअप कर दिए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद में हर एक वीडियो को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और हर एक वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब जो हमारा वीडियो का कंटेंट है उस वीडियो के कंटेंट के बारे में मैं बात करूंगा। जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्वेश्चन में लाइक दैट कोलसन एरियर को बैलेंस शीट में कहां शो किया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ये इसका जो सॉल्यूशन हमको आंसर जो पुट करना है एग्जाम में वो करना है कि इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। बट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से हम इसको डिडक्ट नहीं करते। किसमें से करते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस है, उस कॉल्स इन एडवांस को कहां पुट करते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इस बारे में। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटी के अंदर शो करेंगे और इसका जो सब हेड होगा वो अदर करंट लायबिलिटी होगा। तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस के बारे में आप ध्यान रखें। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि इसको करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये एडवांस है और एडवांस है तो करंट ईयर का एडवांस है तो करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। और इसको किस में शो करना है हमको, जो इसका सब हेड होगा वो अदर करंट लायबिलिटी होगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि जो हमें क्वेरी देनी है वो कैसे देनी है, मेन हेड कौन सा है और सब हेड कौन सा है। बात करें हम फॉरफिटेड शेयर की, तो फॉरफिटेड शेयर को जो इस बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करते हैं, तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर को हम शो करेंगे। और जो शेयर होल्डर फंड है उस शेयर होल्डर फंड, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेन हेड पार्ट होता है वो मेन हेड कौन सा होगा, इसका शेयर होल्डर फंड होगा। और जो सब हेड होगा उस सब हेड होगा इसका शेयर कैपिटल। तो शेयर फॉरफिटेड के अमाउंट को हमको सब्सक्राइब्ड कैपिटल के यहां पर शो करना होगा शेयर होल्डर फंड वाले पार्ट में। कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भैया अभी तक लायबिलिटी नहीं हुई है। वो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि वो फ्यूचर में हो सकती है तो पूरी तरीके से अभी लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, मे बी और मे नॉट भी है। इसलिए उसको बैलेंस शीट के अंदर हम इन्वॉल्व ना करके, अपीयर ना करके, उसको बैलेंस शीट के पुट नोट के अंदर हम अपीयर करते हैं। तो इट अपीयर इन द नोट्स टू अकाउंट्स बिलो द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के नीचे जो पुट नोट बनाते हैं उस पुट नोट के अंदर हम इसको शो करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भैया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ एक्सपेंसेस हो, चाहे इश्यू एक्सपेंसेस हो, चाहे ब्रोकरेज कमीशन ऑन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो, तो किसी भी तरीके का ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है इन सारी की सारी एसेट्स को नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में हम शो नहीं करेंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसके लिए यही बोलता है कि आप इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि यहां पर रीजन क्लियर है कि दीज एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है, तो ये जिस साल ये रिटर्न ऑफ हुए हैं, जिस साल हमने इनको खर्च किया है उस साल आप इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ऐसा किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर क्लियरली ये मेंशन है। तो आपको बैलेंस शीट के अंदर इसको मेंशन नहीं करना है, इसको पुट नोट के अंदर मेंशन करना है। बात करें हम यहां पर किसकी आइटम्स की, मैन हेड, सब हेड्स, कुछ मैन आइटम मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो वो कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट ना हो इसलिए मैंने उन सबको यहां पर पुट कर दिया। लाइक दैट यहां पर प्रपोज डिविडेंड है तो प्रपोज डिविडेंड को बोले सर हमको क्या मानना है, तो प्रपोज डिविडेंड एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आपको पता है नोट टू अकाउंट्स के अंदर हम शो करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके बारे में, आइटम्स के बारे में। तो नंबर 1 जो आइटम है लूज टूल्स। लूज टूल्स लगता है ऐसे कि पता नहीं क्या है, तो लूज टूल्स का जो मैन हेड होगा वो करंट एसेट होगा और करंट एसेट्स में इसको सब हेड जो मानेंगे वो सब हेड होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की तरह इस लूज टूल्स को ट्रीट करेंगे हम। अब क्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, इसका मतलब वो क्लेम नहीं किया गया है। ठीक है, बट यहां पर उसको करंट लायबिलिटी के अंदर शो करेंगे और अदर करंट लायबिलिटी का इसका सब हेड माना जाएगा। फॉरफिटेड शेयर है, फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो फॉरफिटेड शेयर है वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होगा और इसका जो सब हेड होगा वो कौन सा होगा, हमारा शेयर कैपिटल इसका सब हेड हो जाएगा।
कोलसिन एरियर है, ये भी शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होगा और शेयर कैपिटल ही इसका सब हेड माना जाएगा। बात करें कोलसिन एडवांस की, तो भैया कोलसिन एडवांस के बारे में मैंने यहां पर भी ऊपर मेंशन कर दिया था कि बैलेंस शीट में जो इसको शो करते हैं वो करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करेंगे और सब हेड जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी इसका सब हेड हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स को लेकर स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज रहता है, तो यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट्स मानी जाएगी, क्योंकि पब्लिक से जो डिपॉजिट्स लेते हैं, हम पब्लिक से जो पैसा लेते हैं उसी को पब्लिक डिपॉजिट के नाम से जाना जाएगा और वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी लेती है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर इसको सब हेड के अंदर मेंशन किया जाएगा। लाइव स्टॉक देखते ही स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर ये लाइव स्टॉक कहां पर मेंशन करना है, तो लाइव स्टॉक का जो मेन हेड होता है वो मेन हेड होगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स है, ये हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म रहने वाली एसेट है, इसलिए इसको नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने मेंशन किया है। सब हेड जो इसका होगा वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं, टेंजिबल होता है हमारे लिए, तो उसको टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। बात करें हम यहां पर कि कंप्यूटर जो आइटम है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन दोनों के अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि कंप्यूटर सर कंप्यूटर के साथ क्या ट्रीट करना है। भैया कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो बिजनेस में हम उसको लेकर आते हैं, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के सब हेड में इसको लेंगे, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी हम मतलब एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम लेते हैं, बट यहां पर इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, और जो फील वाली एसेट होती है वो कौन सी होती है, हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। बात करेंगे हम बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स कैपिटल WIP, कैपिटल WIP का मतलब क्या होता था कि कंस्ट्रक्शन कोई सा भी हो तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा पैसा लगा हुआ है, अभी तक वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होगा, तो मेन हेड जो हो जाएगा इसका नॉन करंट एसेट्स का हो जाएगा, और जो सब हेड होगा वो सब हेड हो जाएगा इसका कैपिटल WIP। तो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन पुटअप जो होगा वो होगा या तो कि बैलेंस शीट में किस तरीके से कोलसिन एरियर को शो करेंगे, कोलसिन एडवांस को शो करेंगे, फॉरफिटेड शेयर को शो करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को शो करेंगे और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को शो करेंगे। बात करें कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से इस तरीके से पुटअप कर सकता है कि कुछ आइटम्स आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से हेड में होगा, इसका मेन हेड क्या होगा और इसका सब हेड क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइस इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। अब इसके बाद में जो कुछ छोटा मोटा इस चैप्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, इसके बाद में मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, फिर हम बात करते हैं या डिस्कस करेंगे उस थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो थोड़ा बहुत हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ था, उस थ्योरेटिकल पार्ट को हम लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले होगा एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेंशियल्स में क्या क्या आएगा, जो बेनिफिट्स है एक तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो वो क्या क्या है, जरूरतें हैं, नीड्स हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बने हुए होने चाहिए गाइस कि देखते ही क्या आना चाहिए, यूजर्स को समझ में आ जाने चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, उनकी कंपैरेबिलिटी कर सके। कंपैरेबल क्या होता है कि भैया एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से क्या कर सके, अपने डाटा को कंपेरेबल, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सके। अब बोले सर ये कंपेरेबल भैया दो तरीके से हो सकता है, इंटर भी हो सकता है तो एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल यानी कोई भी अदर इंडस्ट्री है, सेम टाइप का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके डाटा से हमारे खुद के डाटा को क्या कर सकते हैं हम, कंपेरिजन। अब रिलायंस है तो रिलायंस के बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे एक स्टोर से दूसरे स्टोर के डाटा को भी क्या कर सके, इजीली कंपैरिजन कर सके। इस तरीके के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। बाद में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लिख रहे हैं हम, वो इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, हमारे बिजनेस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे तो वो यूजर्स के लिए कोई भी लाभदायी नहीं होगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमेशा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बनाए जाने चाहिए। अगर उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो यूजर्स के लिए लाभदायी नहीं होगा। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी जो फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमको राइट करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। वेरीफाइबल, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइस, कंपनी के कोई से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, उनको इजीली क्या किया जाना चाहिए, डाटा से वेरीफाई होने चाहिए। डाटा से अगर वेरीफाइबल है, वो डाटा से अगर मैच करते हैं तो ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए या यूजर्स के लिए यूजफुल होंगे।
टाइमलीनेस का मतलब क्या होगा भाई, कोई भी काम को करने का एक फिक्स टाइम होता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए भी कंपनी के पास क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है। एंड ऑफ द ईयर तक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अदरवाइज तो वो फाइनेंशियल ईयर निकलने के बाद अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया जाए तो वो यूजर्स के लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए हर काम को करने का, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का कंपनी में एक प्रॉपर टाइम होता है। उस टाइम के अंदर कंपनी को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो सेकंड क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या हर एक चीज के यूजेस भी होते हैं, तो मिसयूजेस यानी गलत चीजें भी होती है, फायदे भी होते हैं, तो नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए अच्छा तब नहीं हो सकता कि अगर वो हिस्टोरिकल बेस्ड डेटा के, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। यानी जो घट चुका, जो हो चुका, जो एस्टिमेटेड पास डेटाज हैं, उन डेटाज के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो लिखते हैं। जो एक्चुअल डेटा, प्रेजेंट डेटा है, उस प्रेजेंट डेटा के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार नहीं करते। तो ये एक क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कमी हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। सेकंड है अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स। अफेक्टेड बाई एस्टिमेट्स का मतलब है कि कई बार हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी चीजें बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर इस तरीके से लेते हैं जो कि उन आइटम्स को या उन इंफॉर्मेशन को हम एस्टिमेशन बेसिस पे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि डेटर्स है, कितने डेटर्स डूबेंगे, तो वो हम क्या करते हैं, उसका एस्टिमेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, उसका प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यानी टैक्स होगा कितना, उसके लिए पहले से ही जो प्रोविजन बनाते हैं। तो वो सारे के सारे डेटा कौन से होते हैं, एस्टिमेटेड डेटा होते हैं, तो वो एक्चुअल डेटा नहीं होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस अवर प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर प्राइस लेवल को क्या कर देते हैं, हम इग्नोर करते हैं। बोले सर इग्नोर कैसे करेंगे, ये आप बता दीजिए। तो भैया जो प्राइस लेवल है, कोई भी एसेट है उसकी मार्केट के अंदर क्या होती रहती है, डेली प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन उसको एक्चुअल प्राइस के ऊपर हम कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं। उसको जो शो करते हैं हम बुक वैल्यू के ऊपर लेते हैं। तो बुक वैल्यू के ऊपर अगर हमने हमारी एसेट्स की वैल्यू को लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब हमने उसकी चेंज को, जो मार्केट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू में, उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। गाइस ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनियां तो इसी तरीके की सेम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या सेम टाइप की, मैंने अभी बताया कि रिलायंस के कई स्टोर हो सकते हैं, होते हैं। तो एक स्टोर तो क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करता है वो एसएलएम फॉलो कर रहा है, एक स्टोर डब्ल्यूडी फॉलो कर रहा है। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मैनी टाइप्स की होती है। तो उन टाइप्स में से कोई स्टोर तो किसको अडेप्ट कर रहा है, कोई स्टोर किसको अडेप्ट कर रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, ये भी एक लिमिटेशन का पार्ट बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। देन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। बोले सर ये क्या है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स? ये ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स के ऊपर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया जाता है गाइस, फोकस किया जाता है। बोले फोकस इन द सेंस कि क्वांटिटी से रिलेटेड, यानी हमने हमारे बिजनेस के अंदर इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके रिजर्व्स हम शो कर देते हैं, उसके फंड्स हम शो कर देते हैं, नेट प्रॉफिट्स को हम शो कर देते हैं। बट हमारा जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट के अंदर जो जो पर्सन्स थे, वो जो पर्सन्स बहुत ज्यादा स्किल से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी स्किल्स की जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी जो है वो क्या है, क्वालिटी है कंपनी की, उस क्वालिटी को हम यहां पर शो नहीं कर पाते हैं। एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज पूरी ताकत के साथ फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वर्क की, उस क्वालिटी को हम यहां पर शो नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट क्वांटिटी को ही शो कर पा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनल क्वेश्चन जो इस चैप्टर का होने वाला है हमारा थियोरेटिकल, वो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एक कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो उनके यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, उनके जो यूजिंग पार्टीज है, वो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है। तो गाइस दो तरीके की पार्टी होती है, दो तरीके के यूजर्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है इंटरनल यूजर्स और एक है एक्सटर्नल यूजर्स। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं अकाउंटेंसी में 11th क्लास के अंदर भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं बिजनेस के। इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जो कि जिनके लिए हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से यूजर्स होते हैं,
कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज होती है जिनके लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हमारे कंपनी का एक पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं, और उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए ज्यादा यूज रखने वाले होते हैं कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, उनके बेनिफिट्स है, उनके इंसेंटिव्स है, उनके बोनस है, वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इस साल कंपनी का प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, कंपनी के फंड कितनी ग्रो कर रहे हैं, कंपनी के एसेट की वेल्थ कितनी ग्रो कर रही है, सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनल यूजर्स जो होते हैं उनके लिए। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बोनस वगैरह सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है कि मैनेजमेंट ये देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कि इस साल हमारे बिजनेस ने ग्रो किया है या पिछले साल के मुताबिक इस साल ग्रो किया है, यानी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट या डिक्रीज हुआ है। तो मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, फ्यूचर की जितने भी डिसीजंस होता है उन सारे डिसीजन मेकिंग्स को मैनेजमेंट लेता है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए यूजफुल इसलिए होते हैं कि वो कंपनी के अंदर पैसा अपना लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मेरे को इस कंपनी में और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो मुझे निकालना। वो सारी चीजें डिपेंड किसके ऊपर करती है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो इंटरनल यूजर्स के लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करेंगे कि कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं और उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों यूजफुल होते हैं। क्रेडिटर्स है, लोन प्रोवाइडर्स है, भैया क्रेडिटर्स है तो वो पैसा मांगते हैं कंपनी से, तो इसलिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करना ज्यादा जरूरी होता है। वो तुरंत जैसे एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं तो क्रेडिटर्स और लोन प्रोवाइडर्स है वो साथ के साथ क्या देखते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को व्यू करते हैं। गवर्नमेंट और सेबी, गवर्नमेंट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जो कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी से क्या करता है, टैक्स लेता है। अब वो टैक्स लेगा, टैक्स किस बेसिस पे लेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट शो होगा उसी के बेसिस पे वो टैक्स लेगा। सेबी है तो सेबी के लिए भी इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स, करंट इन्वेस्टर्स है तो करंट इन्वेस्टर्स तो इसलिए देखते हैं कि मैंने जो पैसा लगाया वो सही जगह लगाया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, किससे पता लगेगा गाइस, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगा। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, यानी फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले होते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी को क्या करते हैं, बोले लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हम लोन प्रोवाइड करेंगे तो ये तो देखेंगे कि उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, कंपनी की आज की तारीख में करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। वो करंट फाइनेंशियल पोजीशन सारी की सारी किससे क्लियर होने वाली है, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियर होने वाली है। और फिर उसी को देख के बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उसको लोन प्रोवाइड आगे फ्यूचर में करेंगे। तो गाइस ये थे थ्योरेटिकल पार्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। Essential of financial statement, second question, limitations of financial statement and users, parties of a financial statement। तो गाइस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, सभी के सभी इस पूरे के पूरे वीडियो को देखेंगे और पूरा कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में अगर यूजफुल आप सभी के लिए होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।